आज की कहानी एक ऐसे यूट्यूबर की है जिन्होंने एक यूनिकॉर्न कंपनी बनाई और उनका आईपीओ आने वाला है। बट क्यों उनको बायजूस से कंपेयर किया जा रहा है? ऐसा क्या हो गया एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी आज बहुत ज्यादा लॉस कर रही है? ऐसा क्या हो गया जो कंपनी अपने एथिक्स के ऊपर मानी जाती थी आज उनके टीचर्स छोड़ के जा रहे हैं, कह रहे हैं अब वो वाली बात नहीं रही। दुनिया की हर ताकत ये कोशिश कर रही है कि पीडब्ल्यू का ये एजुकेशन का रेवोल्यूशन कोटा में ना रह पाए। ये रेवोल्यूशन हम नहीं, ये रेवोल्यूशन आप चलाते हो। ये रेवोल्यूशन इस देश का यूथ चलाता है। इसको रोकने की हिम्मत किसी में नहीं। एक सच्चा टीचर का जवाब आपको मिला नहीं है। आपने वहाँ किस दिन मिलेगा? आप क्या चाहोगे सर? अभी पहला बार का बच्चों हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की केस स्टडी होने वाली है फिजिक्स वाला के बारे में। कैसे वो शुरुआत हुआ, कैसे वो एक्सपेंड हुआ और कैसे वो अपना आईपीओ निकाल रहा है। प्रयागराज का एक लड़का जिसके घर में फाइनेंशियल दिक्कत चल रही थी और उसने अपनी स्कूलिंग टाइम से ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। उसके घर वाले उसको इंजीनियरिंग कराने के लिए बाहर भेजते हैं, बट फाइनेंशियल दिक्कत के चक्कर में उसको इंजीनियरिंग छोड़नी पड़ जाती है। प्रयागराज वापसी आने के बाद में सिर्फ 12th पास होने के चक्कर में वो 5,000 रुपए महीने के अंदर एक कोचिंग सेंटर में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। गोल पैसा कमाना नहीं होता, गोल होता है उन लोगों की मदद करना जो उनके जैसे है, जिनके पास पैसे नहीं है बट वो पढ़ना चाहते हैं। उनको रियलाइज होता है एक खाली क्लासरूम से वो बहुत सारे लोगों की मदद नहीं कर सकते। 2016 के अंदर वो अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं फिजिक्स वाला के नाम से, खुद के 30,000 रुपए लगा के, जहां पर वो एक व्हाइट बोर्ड के ऊपर अपने फोन से एक बेसिक सेटअप से पढ़ा रहे होते हैं लोगों को। एक साल के अंदर मात्र 10,000 सब्सक्राइबर्स ही वो गेन कर पाते हैं। धीरे धीरे करके उनका यूट्यूब चैनल बढ़ता है और उनको रियलाइज होता है कि अब उनको एक फुल टाइम यूट्यूबर बनना पड़ेगा अगर वो यूट्यूब स्पेस में ग्रो करना चाहते हैं। तो उस टाइम पे वो 8,000 रुपए एडसेंस से कमा रहे होते हैं और वो एक बड़ा बेट लेते हैं अपनी नौकरी छोड़ के। 2019 आते आते उनके 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके होते हैं। फिर आता है कोविड, उनको आईआईटी बीएचयू के एक एंटरप्रेन्योर मिलते हैं प्रतीक महेश्वरी, जो उनको फिजिक्स वाला ऐप बनाने में मदद करते हैं। कोविड के अंदर लोग घर पे बैठे होते हैं और ये अपनी ऐप के थ्रू उनको पढ़ाने का प्लान करते हैं। मई के अंदर ऐप को लॉन्च किया जाता है और सीधा ही वो ऐप क्रैश हो जाती है। इसका रीजन होता है जितनी एक्सपेक्टेशन करी गई होती है उससे ज्यादा लोग आ रहे होते हैं। इनके जो कोर्स के प्राइसेस होते हैं वो 1,000 से 3,000 के बीच में होते हैं, जहां पर कॉम्पिटिटर 30,000 रुपए चार्ज कर रहे होते हैं। फिर कुछ स्ट्रगल्स के बाद में फाइनली इनकी ऐप सही होती है और ये बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं। ऐप लॉन्च करने के बाद में अलग पांडे जी के तो दिन एकदम बदल से ही जाते हैं। कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रही होती है तो वो अपने बिजनेस को और एक्सपैंड करते हैं और टीचर्स को लेके आते हैं और देखते ही देखते वो अपने ऑफलाइन सेंटर्स भी खोलते हैं प्रयागराज के अंदर, दिल्ली के अंदर, जयपुर के अंदर। बट यहीं पे प्रॉब्लम शुरू होती है। इनके जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनके पास में बहुत सारा पैसा होता है क्योंकि उनको बहुत सारी फंडिंग मिली होती है। वो इनके टीचर्स को पोच करना शुरू करते हैं। अब जिनको नहीं पता है पोचिंग क्या होती है, आप अपने कॉम्पिटिटर्स के जो स्टार परफॉर्मर्स होते हैं उनको ज्यादा पैसा देके अपनी कंपनी में ले आते हो। ये प्रॉब्लम 6-7 महीने तक चलती है। अलग पांडे जी इससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और फाइनली एक बड़ा स्टेप लिया जाता है कि उन लोगों से लड़ने के लिए जो हाईली फंडेड है, हम भी फंडिंग वाले रूट के ऊपर जाएंगे। ये अपने सीरीज राउंड में $1 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर $100 मिलियन रेस करते हैं सबसे पहले राउंड के अंदर। तो अब इन्वेस्टर का पैसा आ जाता है, कोचिंग वाली प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर सकते हैं, अपनी ब्रांडिंग के ऊपर ये डबल डाउन करते हैं, नए नए ऑफलाइन सेंटर्स खोलते हैं, साथ में नए नए कोर्सेज भी लेके आते हैं। क्योंकि इन्वेस्टर सबको अच्छे लगते हैं कि भाई इन्वेस्टर आएगा, कंपनी में पैसा आ जाएगा, हम ये कर लेंगे, वो कर देंगे। बट इन्वेस्टर को आरओआई भी चाहिए होता है। उसने जो पैसा लगाया है उसको उसका रिटर्न चाहिए। इसके चक्कर में आपको अपना रेवेन्यू बढ़ाना पड़ता है। 2022 के अंदर ही एक्विजिशन की झड़ी लगा देते हैं, एक के बाद में एक स्टार्टअप को एक्वायर करते हैं। अगर हम अगस्त की बात करके चले तो ये फ्री कोको, जो कि एक डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म था, उसको एक्वायर करते हैं। अक्टूबर 2022 के अंदर प्रेप ऑनलाइन और एल्टिस वॉटेक्स को एक्वायर करते हैं। दिसंबर 2022 के अंदर आई न्यूरॉन को खरीदते हैं। मार्च 2023 के अंदर एक यूएई की नॉलेज प्लैनेट करके कंपनी होती है, उसको खरीदते हैं। जून 2023 के अंदर ये ज़ायलन लर्निंग के 50% स्टेक एक्वायर कर लेते हैं, जहां पर 500 करोड़ रुपए लगाते हैं। रिपोर्ट्स की मान के चले दृष्टि आईएएस को भी खरीदने वाले हैं, जो कि एक प्रॉफिटेबल ऑफलाइन एडटेक है। तो स्ट्रैटेजी क्लियर है कि भाई हमको हर एक कैटेगरी में एक्सपैंड करना है, चाहे नीट हो गया, चाहे यूपीएससी हो गया, चाहे कोडिंग हो गया, एआईएमएल हो गया, चाहे इंटरनेशनल हो गया। अगर आपने हमारी बायजूस वाली केस स्टडी देखी है तो आपने एक बात तो जरूर सीखी होगी, अगर आप बहुत तेजी से एक्विजिशन करते हो और उसको ढंग से इंटीग्रेट नहीं करते
तो आपका बिजनेस बिल्कुल खराब हो जाता है। अगर इसको दूर से देखोगे तो फिजिक्स वाला की भी ऐसी ही कहानी दिखाई दे रही है। इन्होंने बहुत सारी चीजें खरीद तो ली पर ढंग से इंटीग्रेट नहीं करा, जिसके चक्कर में एक प्रॉफिटेबल कंपनी बहुत तेजी से लॉस की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल 21 के अंदर 6.9 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। फाइनेंशियल 22 के अंदर 98 करोड़ रुपए इनका प्रॉफिट पहुंच गया। रेवेन्यू 10 गुना बढ़ता हुआ दिखाई दिया। बट फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर ये 9 करोड़ पे प्रॉफिट फिर से वापसी आता हुआ दिखाई दिया। फिर बाद में पता लगता है भाई अकाउंटिंग में कुछ इशू था, एक्चुअल 84 करोड़ का लॉस था। फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करके चले तो 1131 करोड़ पे इनका लॉस पहुंच गया। अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करोगे, एक लेवल तक ये अच्छे लेवल पे प्रॉफिटेबल भी थे, रेवेन्यू भी अच्छा कर रहे थे। उसके बाद इनका रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया और लॉसेस भी बढ़ते हुए दिखाई दिए, जो कि सिंपल सी बात थी कि अगर आपने कंपनीज बहुत सारी एक्वायर करी है तो आपकी बैलेंस शीट के ऊपर इंपैक्ट दिखाई देगा। बट अगले साल सबको एक्सपेक्टेशन थी कि इंटीग्रेशन सही से हो जाएगा, इनका रेवेन्यू बहुत तेजी से भागता हुआ दिखाई देगा या फिर इनके प्रॉफिट बहुत अच्छे लेवल पे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। बट ऐसा नहीं होता हुआ दिखाई दिया। अगर फाइनेंशियल ईयर 24 के एक्सपेंसेस के ब्रेकडाउन की बात करके चले तो इनके जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है वो 1158 करोड़ पे है। एक साइड पे जो इनके कॉम्पिटिटर्स है अनअकैडमी जैसे, वो अपने खर्चे कम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बर्न को कम कर रहे हैं। उनके पास में सफिशिएंट फंड नहीं है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, और यहां पर ये बर्न करे जा रहे हैं। कंपनी ने अपने एड्स और प्रमोशन को 70% घटाया, 19 करोड़ के ऊपर ले गए। अब यहाँ पे एक सवाल भी निकल के आ सकता है कि अगर आप डिटेल के अंदर जाओगी इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर तो भाई बुक्स के अंदर लॉसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअली लॉसेस नहीं थे। कहानी ये है कि 756 करोड़ का इनको नॉन कैश हिट देखने को मिला, जो कि सिर्फ पेपर पे था। जो प्रेफरेंस शेयर थे उसका रीवैल्यूएशन हुआ, अगर मैं उसको भी मिला लूं तो भी 375 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है, जो कि पिछले साल से ज्यादा ही था। अब कंपनी एक साइड पे तो लॉस कर रही है, चलो ठीक है, आप एक्सपेंड कर रहे हो, पीछे से इन्वेस्टर का प्रेशर आ रहा है, बट इनके जो टॉप टीचर्स थे वो भी इनको छोड़ के जा रहे हैं। मार्च 2023 की बात करके चले तो तरुण कुमार, मनीष दुबे, सर्वेश दीक्षित और आदित्य आनंद ने रिजाइन कर दिया इनकी कंपनी से। सारे के सारे स्टूडेंट शॉक के अंदर थे उस टाइम पे। ये वही टाइम है जिस टाइम पे इंडियन एडटेक इकोसिस्टम के अंदर हमने भिंडी बाजारी देखी थी, जहां पर स्टूडेंट्स कभी यहाँ थे कभी वहां थे, टीम्स बढ़ गई थी, लोग आपस में लड़ रहे थे। जो टीचर्स फिजिक्स वाला को छोड़ के गए थे उनका कहना था कि कंपनी की विजन बदल गई है, इसलिए हमने छोड़ा है। अब आपके टीचर्स आपको छोड़ के जा रहे थे, दूसरी साइड पे एक कंपनी थी अड्डा 247, जिन्होंने भी दबा के फंडिंग रेज करी और ऐसे एलिगेशंस लगाए गए कि उन्होंने फिजिक्स वाला के टीचर्स को पोच करने की कोशिश करी। फिजिक्स वाला ने सामने आके बोला कि भाई ये फालतू की बातों में मत पढ़ो, आप अपने एग्जाम्स के ऊपर ध्यान दो। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस पूरी स्टोरी को समझोगे ना तो मुझे बायजूस की केस स्टडी की याद आ रही है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपने नहीं देखी एक बार बायजूस की केस स्टडी देखना, बहुत ही हैपनिंग स्टोरी थी। स्टार्टिंग के अंदर वो दुनिया की सबसे बड़ी एडटेक बन रही थी, वो अपना आईपीओ निकाल रही थी, इंडिया से ग्लोबली एक्सपैंड कर रहे थे। बट आज कंपनी के जो फाउंडर्स है वो जेल में जा सकते हैं। आज कंपनी के फाउंडर्स नेगेटिव नेटवर्थ के ऊपर बैठे हैं। कुछ कुछ की पॉइंट्स की बात करते हैं यहाँ पर, मैं इन्वेस्टर से प्रेशर की बात ही नहीं कर रहा। 2021 के अंदर ये अपने ऑफलाइन सेंटर्स खोल रहे थे। स्टूडेंट्स ने बोला कि आप ऑफलाइन सेंटर्स क्यों खोल रहे हो, आप तो ऑनलाइन ओनली प्लेटफॉर्म थे, आपका विजन ही ऑनलाइन था। बट फिर भी इन्होंने ऑफलाइन सेंटर्स खोले। इन्होंने कोटा के अंदर अपना सेंटर खोला। पता था कोटा के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन है, जरूरत नहीं थी कोटा में सेंटर खोलने की, बट फिर भी क्योंकि फंड था, हम खोल सकते हैं इसलिए खोला। बहुत सारे लोगों ने वहां पर भी क्रिटिसाइज किया इनको। अब इसके अंदर अलग पांडे जी ने बोला कि भाई हमको ना रीच बढ़ानी थी, ऑनलाइन की एक स्पेसिफिक रीच है, ऑफलाइन की अलग रीच है, तो हम ऑफलाइन पे भी जाना चाहते थे ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। बट अगर कहानी की शुरुआत में हम फिर से जाते हैं, आइडिया क्या था कि जो लोग एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते हम उनकी मदद करेंगे। जो लोग कोटा के अंदर जा रहे हैं, क्या वो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं? 2025 तक 150 से ज्यादा ऑफलाइन सेंटर्स हो चुके हैं इनके 105 सिटीज के अंदर। फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर 75 नए सेंटर्स खोलने का इनका प्लान है। अब यहाँ पे ना बिजनेस मॉडल के अंदर एक बहुत बड़ा गैप निकल के आ रहा है, अगर आप समझने की कोशिश करो। ऑफलाइन सेंटर्स की बात करके चले तो बहुत कैपिटल इंटेंसिव है। आपको सेंटर बनाना पड़ता है, इंफ्रा पे काम करना पड़ता है, आपका रेंट जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जाती है, बहुत सारे खर्चे जाते हैं जो ऑनलाइन वाले मॉडल के ऊपर नहीं जाते हैं। आपको एक ऑफलाइन सेंटर को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए 3 साल का टाइम लग जाता है। जब से इन्होंने ऑफलाइन सेंटर्स खोलने शुरू करे हैं, बहुत तेजी से इनके लॉसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए।
अगर ध्यान से समझोगे पूरे बिजनेस को तो कहीं ये दृष्टि वालों को इसलिए तो नहीं खरीद रहे, ऑफलाइन का बिजनेस समझना चाहते हैं कि किस तरीके से ऑफलाइन को प्रॉफिटेबल लेके जाया जाता है। बायजूस की भी ऐसी कुछ कहानी थी, उनका ऑनलाइन सेंट्रिक बिजनेस था, उन्होंने कहा हम भी ऑफलाइन जाएंगे, आकाश को खरीद लिया और हमको पता है उनका हाल क्या हुआ है। कंपनी की ग्रोथ अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है, मैं ग्रोथ रेवेन्यू टर्म्स में बात करके चल रहा हूँ। सितंबर 2024 के अंदर इन्होंने $210 मिलियन का राउंड रेस किया है, 25,000 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन के ऊपर। क्यों किया जा रहा है? ताकि एक्सपैंड कर सके, हम K-12 कैटेगरी में भी घुसेंगे, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। अब इन्वेस्टर अगर आपको पैसा दे रहा है ना, तो वो इसलिए दे रहा है ताकि वो पैसा कमा पाए। और कमाएगा कैसे? आइदर आप उनके शेयर्स खरीद लो या आपको कोई खरीद ले। आज के टाइम पे फिजिक्स वाला इतना बड़ा बन चुका है कि उसको तो कोई खरीद नहीं पाएगा, बट वो आईपीओ निकाल के अपने आप को बेच जरूर सकते हैं। तो यही हो रहा है। अभी फरवरी के महीने के अंदर $25 मिलियन उन्होंने रेस करे और इस कंपनी की वैल्यूएशन पहुंच गई 30,000 करोड़ रुपए की। और कहा जाता है ये जो राउंड था ये प्री आईपीओ राउंड था, ये जो पैसा रेस किया गया है आईपीओ को निकालने के लिए किया गया है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल उठ के आता है, क्या कंपनी सही डायरेक्शन में जा भी रही है? क्या जो इनके लॉसेस है वो रुकते हुए दिखाई देंगे? तो अगर आईपीओ प्रोस्पेक्टिव से बात करके चले तो क्या रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये सही अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, जहां पर ग्लोबल बहुत सारी टेंशन चल रही है, जहां पर फंड्स रुकते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या ये सही टाइम है? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। मुझे पता है फिजिक्स वाला के बहुत बड़े बड़े फैंस हैं, हो सकता है हमको गालियां भी दे कि भाई तेरे को नहीं पता, तेरे को नहीं पता, तेरे को नहीं पता। मैं सिर्फ आपके सामने फैक्ट्स लेके आया हूं और फैक्ट्स को एक स्टोरी की फॉर्म में डाला है और आपके दिमाग को ट्रिगर करने की कोशिश करी है कि भाई इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसकी वजह से क्या हो सकता है। एक एनालिसिस क्रिएट करने की कोशिश करी है ताकि आप खुद सोच पाओ क्या ये आईपीओ सही है या फिर नहीं है, क्या फिजिक्स वाला सही डायरेक्शन में जा रहा है या फिर नहीं जा रहा। इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग। और तुम जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना। शहजादा मैं हुआ जो रानी तू बनी।